जन्म न्यूज। आइए आज आपको हम लोग मिलवाते हैं शहर के एक बहुत ज्यादा चर्चित व्यक्ति से। जी हाँ, ये और कोई नहीं, ये है बीरल सर, जो ना कि साहित्य एवं नाटक एवं जी हाँ इसके अलावा भी ये कविताएं लिखते हैं। आइए तो हम इनसे कुछ बातें करते हैं। बीरल जी, तो आप बताइए, आपको ये कविताएं लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिलनी शुरू हुई? आपने सही पूछा है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई साहित्यकार कवि का कैसे बनता है तो उसके भीतर वह प्रेरणा कहाँ से आती है। तो मैं बहुत गांव से, मेरी यात्रा मचान से मंच की ओर है कि मैं गांव में मेरा जन्म हुआ। मेरा गांव भोजपुर ज़िले के कुल्हड़िया गांव में हुआ है और एक अति साधारण परिवार में मेरा जन्म हुआ, जहाँ के अशिक्षा का दंश मैंने देखा, उसे झेला भी। मेरे चारों तरफ जो वातावरण था, उस वातावरण में मैंने देखा कि वो काफ़ी वैसे लोग थे जो लोग शिक्षा से वंचित थे, और मैं उन लोगों के साथ धीरे धीरे जब बच्चा था तो मुझे प्रकृति से ज़्यादा लगाव हो गया था। उसका कारण ये था कि मेरा जो मामा का घर है, माने नानी का घर है, तो मैं अक्सर अपने नानी के घर जाया करता था। मेरे एक मामा होते थे जो एक लाल घोड़ी से आते थे और फिर मुझे ले जाते थे। तो उनके साथ घोड़ी पर जाते जाते मैं देख रहा था किस तरह से झूमते हुए उन खेत के बालियों को, उन हरे भरे मैदान को, और फिर उनका जो घर था वो गंगा की नदी के तट पर था। और फिर मुझे वो चीज़ याद रहने लगती, धीरे बहो गंगा मैया धीरे बहो सोनमा, क्योंकि मेरा जो घर है वो सोनभद्र के किनारे है और मेरे मामा का घर जो है वो गंगा किनारे है। तो बचपन में मैंने वो दियारे का जो क्षेत्र है, जहाँ पूरा हरा भरा जो मौसम होता था, उनमें आती हुई हवाएं मुझे मजबूर करती थीं और मैं धीरे धीरे कब कभी हो गया मुझे पता नहीं चला। हाँ, तो सर ये रही बात आपकी कविता से और कविता से जुड़ने और कवि बनने तक की। हम लोगों ने देखा है कि आप नाटक भी बहुत अच्छा लिखते हैं। नाटक की बात, नाटक के विषय में जब आपने पूछा एक सही सवाल, तो मैं बहुत बचपन में हमारे गांव में ललित कला केंद्र हुआ करता था, जो केवल दुर्गा पूजा के अवसर पर साल में एक बार वे लोग नाटक करते थे। तो हमारे अग्रज पीढ़ी के लोग थे जो लोग नाटक करते थे। उसमें रामलीला होता था, उसमें कोई राम बनता था, कोई हनुमान बनता था। तो बचपन में हम लोग पहले से ही वो सामियाना के अंदर बोरा बिछाकर जगह लूट लिया करते थे और वहाँ से मैं देखता रहता था कि अब पर्दा खुला, अब पर्दा खुला। तो हम लोग बहुत बेचैनी से इंतजार करते थे वही पर्दा, और फिर पर्दा का खुलना और फिर नाटक का होना। तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। और फिर मैं जब थोड़ा सियाना हुआ, मैं जब मैट्रिक में पढ़ने लगा, तो फिर मैंने भी सभी बच्चों को जोड़कर और गांव में नाटक करने का संकल्प लिया। तो फिर बड़े लोग जो थे वो उस मंच पर जाने नहीं देते थे, तो हम लोगों ने अपने से 2-4 चौकी, वो चौकी जो होता है ना काट के, उसको बनाकर फिर हम लोगों ने एक वो बेड शीट का पर्दा बनाया और फिर हम लोग ने वहाँ नाटक किया। वो दीपावली का समय था और उस समय मुझे याद है कि सुल्ताना डाकू नाटक हुआ करता था और मेरा एक मित्र था, उसका बहुत बड़ा योगदान है नाटक से मुझे जोड़ने का। उसका नाम है डॉक्टर राधा कृष्ण मुखर्जी। और डॉक्टर राधा कृष्ण मुखर्जी बहुत हम उम्र माने लड़के थे हम लोग, तो हमने उसको कहा कि तुम सुल्ताना डाकू बन जाओ, और वो सुल्ताना डाकू बना और मैं भी उसमें एक पात्र मेरा भी था। क्या था सर? मैंने भी उसमें एक वो किसान का पाठ किया था और जिसका शोषण होता है। तो बेशक कि सुल्ताना डाकू एक ऐसा डाकू है जो कि बड़े अमीरों का
डकैती करके उनके पैसे लेकर और गरीबों में बांट देता है। तो ये प्रभावित मुझे लगा कि शुरू से ही मैंने देखा कि जो गरीबों पर अत्याचार हो रहे हैं, जो उनके साथ जो दिखते हैं, उनको मैंने महसूस किया बचपन से। और फिर उस नाटक के बाद फिर जो हमारा जो बड़ा मंच था ललित कला केंद्र का, उन लोगों ने मुझे ऑफर दिया कि तुम लोग भी एक दिन नाटक करो। और फिर हम लोग भोजपुरी नाटक किए, और वह नाटक था माटी के दिया घीव के बाती। और वो मेरे गुरुदेव थे सतीश्वर सहाय वर्मा सतीश, जो भोजपुरी LS कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उनके द्वारा लिखा था। और इस तरह से मैं नाटक में आया। और नाटक के एक आध वाक्य मैं सुना देता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। जी सर, कि गाँव के नाटक में क्या है, वो जीवंत नाटक है, मिट्टी से जुड़ा हुआ है, जिसको लोक नाटक कहते हैं। तो लोक नाटक का स्वरूप जब नाटक के रूप में तब्दील हो जाता है, वहाँ मैंने महसूस किया कि एक बार नाटक हम लोग कर रहे थे तो किस तरह से नाटक सभी जाति धर्म से ऊपर होता है। तो वहाँ क्या है कि एक जो वो एक वो जो शाह जी का लड़का था, जिसको हम लोग बाई कास्ट जो है 1900 ये कहते हैं निचली जाति का, तो वो काला था, तो उसको हम लोग मंगलाचरण के लिए शंकर भगवान बना दिया। तो हमारे गांव के जो सबसे बड़े लोग थे, जो हमारे गांव के सबसे बड़े आदमी, जो लोग कुछ सहयोग करते थे नाटक करने में, उन्होंने दूर से जब मेरा पर्दा खुला और फिर मेरा जय घोष हुआ कि कर्पूर गौरम करुणावतारम, और फिर जो है आरती मंगलाचरण होने लगा, तो उस समय उन्होंने दूर से बैठे हुए थे और बहुत दर्शक थे गांव के, उन्होंने प्रणाम किया। और ये इतना खुश हो गए कि उन्होंने बुलाया कि निर्देशक कौन है इस नाटक का। तो मैं बहुत खुश था और मैं गया। और मैं जब गया तो मैं बहुत खुश था कि उन्होंने प्रभावित होकर उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लगल कि ये लड़का कौन जात के रहे। तो हमने कहा कि वो तो एक तेली जाति का था। तो वो हम पर बिगड़ गए और उन्होंने कहा कि तुमको दूसरे जाति का लड़का नहीं दिखाई दे रहा था, जो उस जाति के लड़के को तुमने बना दिया। तो मुझे महसूस हुआ पहली बार कि जाति भी होता है। और वे उठ कर चले गए, बहुत क्रोधित हो गए। तो मुझे लगा कि आखिर इस लड़के में क्या है। फिर मैंने उसमें मुस्लिम लड़के को सीता बनाया और मैंने ये क्रांति किया गांव से कि एक लड़का जो था, क्योंकि पहले लड़कियां नहीं पाठ करती हैं गांव में, आज भी नहीं करती हैं, तो उसमें एक लड़का था जो मुस्लिम का था, उसको मैंने सीता का रोल दिया। और बहुत बहुत कथाएं हैं। तो एक बार की बात मैं बता दूं कि हम लोगों ने चंदा करके और एक ड्रेस वो राजा वाला खरीदा था, और नाटक हो रहा था, वो हिरण कश्यपु का प्रहलाद नाटक हो रहा था, माने वो भक्त प्रहलाद। तो उसमें जो हिरण कश्यपु के लिए हम लोगों ने एक तलवार और एक उसका ड्रेस खरीदा था, बहुत चंदा करके हम लोगों ने, क्योंकि एक ठोतोर और बाकी सब वो फटा हुआ था, वो सब किसी तरह से। तो उसमें क्या था कि वो ड्रेस ले आकर रखा गया मेकअप रूम में, हम लोग ग्रीन रूम जिसको नेपथ्य कहते हैं, वो नेपथ्य में। तो हम लोग ग्रीन रूम में थे। तो एक लड़का जो था वो आया, वो दरबान का रोल कर रहा था, वह कपड़ा पहन लिया, राजा वाला कपड़ा वो पहन लिया। अब वो जो राजा बना था वो बाद में आया, उसने कहा कि मेरा ड्रेस कहाँ है। तो वो कहा कि हम पहन लिए, हम नहीं देंगे। और उसने वो तलवार भी ले ली। अब मजबूरी में हम लोग क्या करें, तो वो कहा कि नहीं, अब हम नहीं उतारेंगे, कि हमको आप लोग, हम दरबान हैं तो क्या हम यही पहनेंगे। तो अब हम लोगों ने उनको बहुत आग्रह किया कि आप ही पहन लीजिए। तो फटा हुआ हिरण्यकश्यपु राजा जो थे फटे हुए पहने और टूटा हुआ तलवार लेकर वो बेचारे ये किए। अब दरबान जो था उसको ये बोलना था संवाद कि महाराज हिरण्यकश्यपु पधार रहे हैं। तो वो उसने कहा कि महाराज हिरण कैप्सूल पधार रहे हैं। और लोगों ने काफी ताली बजाया। मैं तो बहुत दुखी हुआ कि फनी हो गया, तो फनी हो गया। पीछे आया तो मैंने कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, हिरण कैप्सूल नहीं है। तो उसने कहा कि सर आप गलत कह रहे हैं, हिरण्यकश्यपु का अर्थ क्या होता है, तो होना चाहिए हिरण कैप्सूल। ये सब वाक्य है जो मुझे नाटक से जोड़ा। और बाद में यही नाटक की यात्रा
मुझे फिल्मों तक ले गई और फिल्मों में जाना अश्लीलता के खिलाफ एक मेरी लड़ाई जी है। सर, अभी मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि जैसे कि भोजपुरी फिल्म में अश्लीलता दिखाई जाती है, अमूमन दिखाई जाती है, लेकिन आपकी स्क्रिप्टिंग और आपका जो लिखने का तरीका है उसमें अश्लीलता बिल्कुल नहीं होती है। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैं नाटक से जुड़ा हुआ था और समाज के प्रति एक दायित्व है। जब भी कोई लिखता है, कलम लेता है, तो उसको समाज के प्रति एक नैतिक दायित्व है कि वह गलत नहीं लिखे। हम वह काम नहीं करना चाहते हैं। इसके लिए मुझे बिहार स्वर्ण कला सम्मान से सम्मानित किया गया कि मैं वैसा काम नहीं करना चाहता हूं जो कि अपने माँ बहनों को अपने परिवार के साथ, अपने गांव वालों के साथ बैठकर नहीं देख सकें। वैसा काम क्या करना है? तो जब हम संस्कृति, हमारी भोजपुरी की, हमारी बिहार की जो संस्कृति है बहुत उन्नत है, जिस पर फिल्में बननी चाहिए, और वाकया मैंने जो है अश्लीलता के खिलाफ इसमें कदम रखा। और मेरे कुछ लोग मित्र हैं जो साहित्यिक मित्र हैं, उन लोगों ने इस पर नाक भौं भी सिकोड़ा। उन लोगों ने मुझे ये भी कहा, ये दृष्टिकोण से मुझको देखने वाले लोग हैं कि फिल्म में चले गए। तो मैं मानता हूँ कि फिल्मों में तो लंबी परंपरा रही है और साहित्य फिल्म का एक अंग है, क्योंकि जो फिल्म है उसमें तो लेखन भी है, उसमें स्क्रिप्टिंग होता है, उसमें संवाद बोले जाते हैं, उसमें कलात्मक गीत लिखे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मेरे जो गीत जो बने हैं, जो कलात्मक हैं और साहित्यिक हैं, जिसको उदित नारायण ने गाया है, अगर आप चाहती हैं तो उस गीत को भी आप सुन सकती हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, उसमें कोई नहीं है। सर, आजकल के युवाओं को आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? इसके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी नई पीढ़ी में लड़के आते हैं, मेरे साथ जुड़ते हैं, और मैं दूरदर्शन से भी जुड़ा हुआ हूँ। 20-30 वर्षों से दूरदर्शन, आकाशवाणी, रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ और अनेक मंचों पर मैंने काव्य पाठ किया है। और वह क्षण मेरा अद्भुत था जबकि मुझे विश्व भारती शांति निकेतन में बुलाया गया कविता सुनाने के लिए। वह ऐसा रोमांचक क्षण था कि जिस समय मैं रोमांचित हुआ और वहाँ की मिट्टी को मैंने अपने माथे से लगाया कि वहाँ विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर की वह धरती जहाँ मुझे सम्मान मिला और वहाँ कविता सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आपको ये सुना रहा हूँ कि कवि जो कविता लिखता है वो समाज का प्रतिबिंब है, साहित्य समाज का दर्पण है। और नई पीढ़ी के जो लड़के आते हैं उनमें धैर्य नहीं है और वे तुरंत कुछ बनना चाहते हैं। जैसे वो आए तो उनको ये चाहिए कि तुरंत हम बहुत बड़े लेखक बन जाएं और कुछ पैसे कमा लें। मैं मानता हूँ कि साहित्य का जो काम है, नाटक का जो काम है, वो नितांत पैसे से जुड़ा हुआ नहीं है, अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है। अर्थ के साधन के लिए दूसरे क्षेत्रों से भी काम किया जा सकता है। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने बुलाया। मैं 1-2 कविता आपको सुना देता हूँ। बिल्कुल सर। तो आप देखिए कि अंबर चूम रहा धरती को, रिमझिम बरसे पानी रे, और धानी चूनर उड़ती जाए, सांवरिया दीवानी रे, रिमझिम बरसे पानी रे। और फिर कैसे आकाश दूर से देखने पर क्षितिज लगता है कि धरती से जुड़ रहा हुआ है। तो मैंने उसका एक बिंब दिया कि बाहों में भर कर देखो वह दूर क्षितिज मुस्काए, छोड़ो ना कई बार कहा तो इंद्रधनुष शर्माए, प्रेम का बंधन टूटे ना यह प्रीत पुरानी रे, रिमझिम बरसे पानी रे, अंबर चूम रहा धरती को, रिमझिम बरसे पानी रे, रिमझिम बरसे। और एक संदर्भ, एक गांव के संदर्भ में, जो अभी रोपनी का दिन है, जैसे हम धान के बिचड़े डालते हैं और फिर धान के पौधे लहलहा जाते हैं, किसानों का मन उमंग से नाच उठता है। उसका एक बिंब देखिए कि दूध उतर आया धानों में, क्योंकि धान जब पकने लगते हैं जो उसमें दूध आ जाता है, बछरू थानों में मुँह मारे, घरर घरर घर कान्हा दूहे, राधा के चेहरे पर ढारे, तो इठलाती बल खाती नाचे, देखो राधा रानी रे,
देखो राधा रानी रे अंबर चूम रहा धरती को, एक प्रकृति का ये गीत। और फिर मैं एक भोजपुरी की रचना आपको सुना देता हूँ, क्योंकि अभी जो है कि जो परिदृश्य है कोरोना का, और कोरोना का डर आतंक फैला हुआ है, इसमें साहित्यकारों के, कवियों की भूमिका होनी चाहिए कि वो लोग, एक लड़ाई है, एक युद्ध है, और हम पूरे विश्व इससे लड़ रहे हैं। तो इस कोरोना में हम 2-4 पंक्ति के बाद मैं समाप्त करता हूँ, इस श्रृंखला को फिर बढ़ाया जाए। और मैं स्वागत करता हूँ और आभारी हूँ हमारे सनम न्यूज वालों के, आप लोगों ने मुझे बुलाया, और आप मेरे दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। कुमार विरल से फिर हम फिर मिलेंगे, और फिर एक सुन लीजिए 2-4 पंक्ति का कि कोरोना तो कतिना बा चोन्हा, कतिना बा चोन्हा, ये भोजपुरी के शब्द है। कि इस कोरोना का कितना चुभ है, अब उसमें ये लगाओ वो लगाओ, ये बहुत बड़ा। तो कतिना बा चोन्हा, हाय रे कोरोना आ लुकाई कौना कोना, हाय रे कोरोना कतिना बा चोन्हा आ लुकाई कौना कोना, एह में जादू ना टोना, एह में जादू ना टोना, चांदी ना सोना, सहत रही ठोना, सावधान होशियार, काहे कि देश में घुस गई कोरोना। बिल्कुल सर। तो देखा आप सभी ने कैसे हमें विरल सर ने बताया कि कोरोना से बच करके रहना है, और अपने अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और हम लोग सर से फिर बात करेंगे। जब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार।